अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफी। उम्मीद करती हूँ अब तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। यमनी हुसीस के रेड सी में हमले जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ इन हमलों में शिद्दत भी आती जा रही है। वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर ही अमेरिकन शिप्स पर हमला कर रहे हैं, उन पर ड्रोन्स और मिसाइल्स की बरसात कर रहे हैं। खुद अमेरिका को भी अब अंदाज़ा हो गया है कि यमनी हुसीस के ये हमले अब रुकने वाले नहीं हैं और अमेरिका की जानिब से अब ईरानी हिमायत याफ्ता हुसीस को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। खुद अमेरिका भी ये क्लेम करता हुआ नजर आ रहा है कि रेड सी में मजमूई तौर पर उसने 14 हमले किए हैं, जिसमें हुसीस के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है और कुछ उनके शिप्स को भी टारगेट किया गया है। अमेरिकन फोर्सेस भी अब ये कहने पर मजबूर हो चुकी हैं, ये क्लेम करती हुई नजर आ रही हैं कि खित्ते में यमनी हुसीस के मिसाइल हमलों ने उनके बहरी जहाज़ों के लिए, उनकी ट्रेड शिप्स के लिए और उनके कमर्शियल शिप्स के लिए खतरात को अब बढ़ा दिया है। उधर यमन किसी तौर पर भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि यमन में एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया गया है, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की है और यमनी हुसीस की जानिब से अपना स्टांस एक बार फिर से दोहराया गया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिकन एग्रेशन के आगे घुटने टेके नहीं जाएंगे, बल्कि उनका बाकायदा तौर पर जवाब दिया जाएगा और पहले से ज्यादा ताकतवर अंदाज में ये जवाब भी होगा। इसी हमले के बाद हम ये देखते हैं कि हुसीस की जानिब से दोबारा से अमेरिकन शिप पर हमला कर दिया गया है, अमेरिकन नेवी के जहाज को टारगेट भी किया गया है। फिर यमन ने एक सरप्राइज भी दे दिया है अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को, और इस सरप्राइज के बाद अमेरिका की और उसके नेक्सस की नींदें उड़ चुकी हैं। यमन की जानिब से चाइना और रशिया के साथ एक मुआहदा किया गया है और इस मुआहदे के मुताबिक यमन ने अलाउ कर दिया है चाइना को और रशिया को कि वो रेड सी में आमदोरफ्त बिला खौफ खतर कर सकते हैं और उन्हें या उनके शिप्स को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें रास्ता दिया जाएगा। अब इससे होगा ये कि चाइना के वेसल्स और रशिया के वेसल्स भी रेड सी में आएंगे और बाकायदा तौर पर अब यमन को भी वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे। इस मुआहदे के बाद अमेरिका बहुत ज्यादा तजब्जुब का शिकार है और उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो यमन के साथ जंग बढ़ाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। तकरीबन 20 लाख के करीब फौज मौजूद है यमन के पास, जो कि तादाद में बहुत ज़्यादा है, और जंग छिड़ती है तो फिर इसे डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर हम ये देखें कि अमेरिका फिर भी जंग में कूदता है तो कम से कम उससे 50 लाख के करीब फौजी ग्राउंड पे उतारने होंगे, जो कि अमेरिका के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। अमेरिका इस वक्त कदरे कमज़ोर पोजीशन में भी नज़र आ रहा है और अगर जंग ऐसे ही जारी रहती है, मज़ीद मुल्क भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो फिर अमेरिका के नताइज इसके लिए अच्छे नहीं होंगे, इस सेंस में कि अमेरिका में होने वाले हैं इसी साल इलेक्शन और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रिजल्ट्स पर आएगा इलेक्शन के। और बाइडेन की अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी भी ये नहीं चाहती है कि बाइडेन किसी जंग का मजीद हिस्सा बने। और इसी सिलसिले में हमने देखा था कि एंथनी ब्लिंकिंग, जो कि अभी भी मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, वापस वो नहीं आए हैं। उन्होंने इसराइल को एक प्रपोजल भेजा था जो कि 2 स्टेट सोल्यूशन से मुतालिक था। अमेरिका भी अब ये चाहता है कि मामला हल हो जाए, रिजॉल्व हो जाए इसराइल और फलस्तीन के दरमियान, लेकिन एक नालायक बच्चे की तरह अमेरिका की बात मानने से इसराइल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और इस प्रपोजल को भी उसने रिजेक्ट कर दिया है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इसराइल अब अमेरिका को भी आंखें दिखाना शुरू हो गया है और बाकायदा तौर पर वो एक अब वॉर भी प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि इसराइली फौज अब थक चुके हैं, वो मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें जंग ज़दा इलाकों से बाहर निकाला जाए, हमें इसमें नहीं धकेला जाए। खुद इसराइल में भी काफ़ी प्रोटेस्ट नेतन्याहू के खिलाफ शुरू हो चुके हैं और उनकी जो मखलूत हुकूमत है वो भी खतरे में पड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल एक बहुत बड़ी वॉर प्रिपेयर कर रहा है। इजिप्ट के साथ भी आप देख रहे हैं कि बॉर्डर क्रैशेस इसराइल के शुरू हो चुके हैं। इजिप्ट हालांकि उसका साथ दे रहा था इस सेंस में कि इजिप्ट ने 1994 में ही इसराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन कर दी थी, लेकिन इसराइल अब उस पर भी हमला आवर हो रहा है। हिजबुल्लाह और हमास के साथ भी इसराइल जंग लड़ रहा है, उससे ठीक ठाक पसपाई का भी सामना है। रोजाना की बुनियाद पर हिजबुल्लाह और हमास इसराइल पर बरसात कर रहे हैं मिसाइलों की, और ये भी सुनने में आ रहा है, कुछ खबरें ये भी रिपोर्ट हुई हैं कि हमास ने नॉर्थ ऑफ गाजा का कंट्रोल संभाल लिया है और ये इलाका 80% तक इसराइल खाली कर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमास की। और इस बात का ये अमली सबूत भी है कि किस कदर
اسرائیل کو یہاں پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر یمن کی جانب سے بھی ریڈ سی کا کنٹرول سنبھالا جا چکا ہے, وہاں سے وہ ان پر حملے بھی کر رہے ہیں. اسرائیل سے ایسوسیٹڈ ہر شپ کو ہی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. یہی نہیں بلکہ اب تو رشیا بھی میدان میں آ چکا ہے, اور رشیا کی جانب سے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ فلسطینی ریاست ہر صورت میں بن کے رہے گی. تو رشیا کے ساتھ مل کر چائنا, یمن اور ایران اب جو حال کرنے والے ہیں خطے میں اسرائیل کا, وہ دنیا دیکھے گی. اسرائیل کے لیے گیم اب یکسر طور پر تبدیل ہو چکا ہے, اور اسرائیل جو کہ بار بار یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے یہاں بمباری کر دی, ہم نے یہاں میزائل مار دیا, یہ صرف اور صرف عیاں کر رہا ہے اس کی بوکھلاہٹ کو. کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ نے بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بڑا اسٹرانگلی کیس کو پٹ اپ کیا ہے, اور یہ واضح لگ رہا ہے کہ وہ یہ کیس جیت جائیں گے. اب دیگر ممالک کے بعد چلی اور میکسیکو بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جا چکے ہیں, اور وہاں پر اسرائیل کے خلاف انہوں نے بھی اپنی فائلز کو, اپنی کمپلینٹس کو درج کروا دیا ہے. اور اسرائیل کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ ان قریب اس کا خاتمہ یقینی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ویڈیو کو شیئر اور لائک آپ نے لازمی کرنا ہے. اور میں بارہا آپ سے کہتی ہوں, جتنے بھی لوگ فلسطین سے متعلق کانٹینٹ بنا رہے ہیں, پلیز ان کو سپورٹ کریں, ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, ان کی ویڈیوز کو شیئر کریں, لائک کریں, تاکہ اسرائیل کو اس پروپیگنڈا وار میں ہم اس کے انجام تک پہنچا سکیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. Till then, take care. Allah Hafiz.